हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर वीडियोस ऑफ एनटीएससी। तो हम स्टेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सैट हमारा पार्ट है। सैट में एसएसटी हमको बढ़िया से कवर करना है। टॉपिक वाइज वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस सब हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल चुके हैं और उसी सीरीज को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2015-16 का पार्ट टू क्योंकि हर ईयर में जो स्टेज 1 होता है वो स्टेट अपने अपने स्टेट में अपना अपना पेपर बना के ऑर्गेनाइज करवाती है। तो हर ईयर में बहुत सारे पेपर्स है ना अपने पास सॉल्व करने को। अब अपने को सभी के सभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रायोरिटी आप ये रखिएगा कि आप अपने स्टेट के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, है ना। और साथ ही साथ में आप ये भी कर सकते हैं, मतलब मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। ऐसे पेपर्स मैंने ढूंढे हैं जिनके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द स्टेट में देखने को मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये स्टेट है तो इसका इसी स्टेट में देखने को मिल रहा है। मतलब आप देखोगे ना कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए वो सब अलग अलग स्टेट्स के दिए, ठीक है। तो उसमें आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। सांची स्तूपा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। अशोका एम्पायर के बारे में हमको रिपीटेड क्वेश्चंस मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि एक स्टेट का, आप जिस स्टेट में तो आप उसी स्टेट का पेपर सॉल्व करो, दूसरे की प्रैक्टिस मत करो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दूसरे स्टेट के भी किसी किसी ईयर के पेपर में से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे है ना। तो मैं करवाते जा रही हूँ, इतना आप करते रहिए बस, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर। और मोस्टली देखा जा रहा है कि वो टॉपिक वाइज वीडियोस अगर आपने अच्छे से करे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि आपका समय है प्रेशियस। नंबर 1 क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। 1857 के समय, याद है 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, है ना। काफी बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर हम उस समय पे ही जीत जाते तो शायद इसी समय पे आजाद होते, लेकिन उस समय पे किसी कारणवश हम नहीं जीत पाए थे। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय ब्रिटिशर्स लागू हो गया था और फिर फाइनली हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर आ गए थे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का मतलब ये नहीं था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में थे। हम तब तक नहीं था। अभी मैं समझाऊंगी आपको आने वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हम चार्टर एक्ट वगैरह की बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि गवर्नर जनरल जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस समय पे लॉर्ड चार्ल्स कैनिन था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड चार्ल्स कैनिन जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एट द टाइम ऑफ 1857। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो शी वाज मिसेस एनी बेसेंट। कौन थी? मिसेस एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आपको ना बहुत सारे पेपर्स में दिखेगा। Who penned the following lines? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो जैसे ये लाइन पढ़ते हैं ना, तो अगर आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में आएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम, है ना। हमें ऐसा लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये लाइनें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने ये लाइनें नहीं लिखी हैं। इट वॉज बिस्मिल आजमबादी, ठीक है। आजमबादी जी ने, बिस्मिल आजमबादी जो थे उन्होंने ये लाइन लिखी थी। तो यहाँ पे तो आपको बिस्मिल लिखा है। अब मान लो आप राम प्रसाद बिस्मिल जी को ही समझते हो इन लाइंस के रचयिता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपने सिर्फ बिस्मिल बोला है। लेकिन हो सकता है किसी में आपको 2 ऑप्शन आ जाए, एक में राम प्रसाद बिस्मिल और एक बिस्मिल आजमाबादी, ठीक है। तो आपको दूसरा वाला टिक करना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज राइट। द स्टेट ऑफ अवध वॉज एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। कौन से ईयर में अवध को ब्रिटिश डोमिनियन में ले लिया गया था? इसके पहले अवध ब्रिटिश डोमिनियन में नहीं था, है ना। कैसे नहीं था? क्योंकि हम पढ़ते हैं जब इमर्जेंस ऑफ न्यू एम्पायर एंड न्यू किंगडम, अलग से एक वीडियो मैंने बनाई है ना। उसमें आप देखोगे कि हैदराबाद, अवध के बारे में हमने बात की है। मुगल एम्पायर के बाद में इन्होंने अपने अपने एम्पायर अलग से बना लिए थे। वो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के अंडर ही कोई जमींदार थे, कोई जनरल थे, ऐसे करके फिर उन्होंने अपना स्टेट ही अलग से बना लिया था, है ना। तो वो स्टेट उन्होंने जब अलग से बना लिया, फिर ब्रिटिश एम्पायर तो बाद में आया, तो फिर ब्रिटिश एम्पायर ने वापस से इन शहरों को अपने अंदर लेने की कोशिश की थी। तो अवध को कब एनेक्स किया? अवध को जब एनेक्स किया इट वाज द ईयर 1856। क्लियर।
समझ आया? देखो मैं बता रही हूँ बार बार, उन्हीं वीडियोस को पढ़ लोगे ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और हिस्ट्री मैंने आपको पूरे सीरीज में पढ़ाई है ना, बिल्कुल एंशिएंट से मेडिवल मॉडर्न, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद रहेगी। इवन मुझे भी वैसे ही याद है सारा कुछ, है ना। आप सोचोगे कि मैम आपको कैसे याद रहता है इतना, तो मुझे भी वो वीडियोस क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश की, और वाकई में बता दे रही हूँ उतना ही अगर आप मेरे जितना ही प्रिपेयर कर लोगे तो आपको भी बन जाएगा। बहुत आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी कंट्रीज में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था? तो गदर पार्टी की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। गदर पार्टी जो है, अच्छा एक पर्सन थे हरदयाल जी, ठीक है। तो वो यहाँ पे जब हमारे यहाँ पर अलग अलग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे थे ना, तो उन्होंने भी कुछ किया था, है ना। तो अब उनको अरेस्ट करने वाले थे, तो उस अरेस्ट से बचने के लिए वो भाग गए, ठीक है। वो यहाँ से भागे कि अरेस्ट से बच जाओ और फिर उसके बाद में कुछ और नया करेंगे, है ना। अगर अरेस्ट हो गए तो फिर अरेस्ट ही रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो यहाँ से निकले और फ्रांस में पहुँचे और फिर उनके साथ के कुछ और भी लोग थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे काम कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। तो उन लोगों ने मिलके पेरिस में अपना बेस बनाया। थोड़े समय तक उनके साथ में इन्होंने काम किया, फिर उसके बाद में वो यहाँ पर आ गए। कहाँ पे आ गए? अपना यूएसए में, ठीक है। यूएसए में आए और फिर यूएसए में भी उनको कुछ और अपने फ्रेंड्स मिले। फिर वहाँ पे उन्होंने यूएसए में एक और जगह पर अपना बेस बनाया, ठीक है। बेस बनाया और फिर बेस बनाने के बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, मतलब स्टैनफोर्ड से बहुत अच्छी इन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह ली, सब कुछ किया। फिर प्रोफेसर भी इनको बनाया गया ऑफ फिलोसफी एंड संस्कृत वहाँ पर, ठीक है। अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि कनाडा वाला एरिया और भी कुछ एरियाज़ हैं यूएसए में जहाँ पर इंडियन जो पंजाबी लोग हैं उनको स्लेव जैसा बनाया हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करवा रहे हैं और भी बहुत बैडली ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन उनका कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इनको देखकर बड़ा गुस्सा आया, तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ में मिलके गदर पार्टी फॉर्म की, ठीक है। गदर पार्टी फॉर्म की, किस लिए गदर पार्टी फॉर्म की? गदर करना मतलब एकदम लड़ाई करना भयंकर वाली, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब हम लड़ाई झगड़े करके ही अपने आप को इंडिपेंडेंट कराएंगे। और जो पंजाबी लोग ये वाले काम में इन्वॉल्व हो रहे थे वहाँ पर, मतलब स्लेव जो बन चुके थे, तो उनको भी इन्होंने प्रोवोक किया कि ये जो है जिस परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो इसको स्लेवरी कहते हैं, और मतलब तुम हमारी बात मानो, हम तुमको इस चीज़ से छुड़वाएंगे, लेकिन तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके उन्होंने पूरी अपनी टीम बनाई और गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया? मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू महात्मा गांधी और इंडिया और चौरी चौरा, ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इट इज़ मोर वाइड देन वी कैन एक्सपेक्ट। मतलब हमको पता ही नहीं है अलग अलग कंट्री में, क्योंकि भारतीय जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे। तो हमने ना बहुत जगह गदर मचाई हुई थी, मतलब भयंकर वाली, ठीक है। तो बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से हमको आज़ादी मिली हो, हालांकि उनका, महात्मा गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन बहुत सारे और भी बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो न्योछावर करी देश के लिए, और आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ पा रहे हैं, है ना। जितना पढ़ोगे इतना कम लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूएसए, ठीक है। तो यूएसए में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, अराउंड नवंबर में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा है सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ पे सिचुएटेड है भाई? गोरखपुर में सिचुएटेड है। क्या कहानी है चौरी चौरा की? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बोला गया था कि तुमको वायलेंस नहीं करना है, लेकिन हम तो लड़ाई झगड़े में माहिर, है ना। और क्यों ना माहिर भाई, हमको कोई उंगली करेगा तो फिर हम भी तो उससे लड़ेंगे, है ना। तो पीसफुल प्रोसेशन इंडियंस निकाल रहे थे, पुलिस वालों से थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, पुलिस वाले अपनी वाली दिखाने लगे, तो इन्होंने बोला हम अपनी वाली दिखाएंगे और पूरा पुलिस स्टेशन फूंक दिया, है ना। तो गोरखपुर की ये बात है, चौरी चौरा का इंसिडेंट है। समझ आया? अब बात करते हैं, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ रेगुलेटिंग एक्ट टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर, है ना। तो ये किसकी बात है? 1773 की बात है। इतना दिमाग में रखो, अब इसकी कहानी सुनाती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि इंडिया जो है वो सेंटर
जहाँ पर टेक्सटाइल अच्छे मिलते थे, स्पाइसेस अच्छे मिलते थे, तो बहुत सारे अलग अलग देश के लोग हमारे यहाँ पे आते थे और हमारे मर्चेंट से ये सामान खरीदते थे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था। तो ब्रिटेन में भी ऐसी बात चली कि यार हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ पे जाके ट्रेड करना चाहिए। लेकिन डचेस, फ्रांस, पोर्टुगीज, स्पेनिश, ये लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। तो एलिजाबेथ ने एक चार्टर साइन किया जिसमें उन्होंने बोला कि अब ब्रिटिश की भी तरफ से, ब्रिटेन की भी तरफ से एक कंपनी आएगी जो कि इंडिया के साथ में ट्रेड करेगी, है ना। अलाउ किया ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आए, ऑफिसर्स इंडिया में आए, तो एकदम पगला गए, बहरा गए। कहते इतना सोना भाई, इतना पैसा भाई, इंडिया हमारा हो जाए तो मज़ा आ जाए, या इंडिया में हम रह जाए तो मज़ा आ जाए। अभी तक देखो ये सिर्फ ट्रेड करने आए थे, उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि इंडिया के ऊपर कब्जा कर ले या रूल कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ट्रेड करने आए थे। अभी जब ये ट्रेड करने आए तो इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, है ना। जो दूसरे पोर्टुगीज, फ्रांस के जो लोग थे यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, तो जो कम कीमत में ले जाता था उसके पास में सामान चले जाता था, और ऐसे ये लोग ना ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो ये बार बार एलिजाबेथ को लेटर भेजते, इंग्लैंड में लेटर भेजते कि हम ट्रेड नहीं कर पाते, हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ऐसी दिक्कतें आती है, वैसी दिक्कतें आती है, सब कुछ ठीक है। अभी तक सोचो कि इंडिया के मर्चेंट की स्थिति एकदम राजा वाली है ना, बढ़िया वाली है, सबके पास बहुत पैसा है, सब कुछ अच्छा है। और इंडिया के पास में पैसा भी कैसे आया, हमारे यहाँ पे सोने की खदानें नहीं है, हमारे यहाँ पे सोना कैसे आया, जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे आपको गोल्ड माइंस मिलेगी। तो वो जब यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने आते थे ना, तो जैसे हमारे ऐसे सामान लेके जाएंगे तो रिटर्न में हमको क्या देंगे, कुछ तो देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे पैसा ऐसा तो होता नहीं था, तो फिर वो सोने चांदी में ट्रेड करते थे, हमसे सामान लेते थे और हमको सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के देते थे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा काम अभी हाल फिलहाल तक चल रहा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजीज शुरुआत से दूसरों के कंधों पे तलवार रख के काम करते थे, कभी भी एकदम सामने आके इन्होंने लड़ाई नहीं की। इन्होंने प्रॉब्लम देखी कि इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो क्यों ना कंपटीशन को हटा दिया जाए। तो इन्होंने गोमस्ताज वगैरह को अपॉइंट किया, जो आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, है ना। गोमस्ताज वगैरह को इन्होंने अपॉइंट किया और ऐसे कर करके मर्चेंट्स को, इंडियन मर्चेंट्स को अपने अधीन कर लिया, है ना। तो सारे कॉम्पिटिटर्स बीच में से हट गए। अब जब सारे कॉम्पिटिटर्स बीच में से हट गए तो चलो ठीक है, ये ट्रेड तो अब करना इनके लिए आसान हो गया। अब इनके अंदर और लालच आया, कि ट्रेड तो अब हम कर पा रहे हैं, और इस लालच में ये भी समझे गोमस्ताज वाली प्रोसेस में कि इंडिया के लोग बहुत भोले हैं, है ना, इनको समझ नहीं है, इनको कोई गवर्न करने वाला अभी है नहीं। जैसे ब्रिटेन में तो एक रानी थी जो सब कुछ गवर्न कर रही थी, उनके हिसाब से सब चलता था। इंडिया में ऐसा था नहीं, यहाँ पे अलग अलग राजा थे, अलग अलग जगह पे राजा थे, कोई ओवरऑल इंडिया के ऊपर काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिर अब अगला क्या करना है, तो इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे तो बहुत पैसा है, अपन पैसा कमा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ये था कि पैसा कमा कमा के ब्रिटेन को देना, लेकिन ये पैसा कमा कमा के अपने अपने जेब में भरते जा रहे थे। मतलब उस समय पे रॉबर्ट क्लाइव जो एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके पास में इतना पैसा हो गया कि आज जेफ बेजोस के पास में जितना पैसा है उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा इसके पास में हो गया। मतलब इतना रिच हो गया था ये, ठीक है। अब ये तो रिच हुआ, लेकिन कंपनी ना डेट में जाए जा रही थी, ठीक है, समझ रहे हो आप। कंपनी उधारी में जाए जा रही थी और कंपनी के ऑफिसर्स जेब में पैसा डाले जा रहे थे। कंपनी उधार में इसीलिए जाए जा रही थी क्योंकि ऑफिसर्स को जो पैसा कंपनी को देना था, यानी कि कंपनी के नाम पे ब्रिटेन में भेजना था, ये वो लोग नहीं कर रहे थे, ये करप्शन किए जा रहे थे और अपने जेब में पैसा डाले जा रहे थे। अब ब्रिटेन में ये बात गई कि भैया कंपनी वाले ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और ये करीब 4 मिलियन पाउंड के उधारी में भी चले गए, है ना। कौन? ये कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। आप सोचोगे कि मैम ऑफिसर्स ने पैसा भर लिया तो उधार में कैसे चले गए, तो उधार में इसलिए कंपनी उधार में गई बेटा, ऑफिसर्स उधार में नहीं गए, है ना। ऑफिसर्स के पास में तो बहुत पैसा है, लेकिन वो ऑफिसर्स कंपनी को नहीं वो पैसा दे रहे, वो अपने पास में रख ले रहे हैं, है ना। तो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में चली गई। तो ये कंपनी वाले गए एलिजाबेथ के पास में, क्योंकि क्वीन ऐसा हो गया, हम तो उधार में चले गए, आप हमको इतना पैसा जो है वो दे दो, हम उधारी चुकता करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्वीन तो चतरी है, ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि ठीक है तुम बोल रहे हो तो दे देती हूँ पैसे। उन्होंने बोला कि हम तुमको पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी हरकतों के ऊपर ध्यान हम रखेंगे, मतलब तुमको हम रेगुलेट करेंगे, है ना। तो अभी तक भी ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर रूल करने की सोची है, ना ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल करने की सोची है। अभी जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी को हमने ट्रेड करने के लिए भेजा है, इनको रेगुलेट हम करेंगे। तो उन्होंने रेगुलेट करने के लिए क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाना शुरू किए। कब से? 1773 से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, क्वीन ने बोला कि हम 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, और हर 20 साल में इन एक्ट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो पहला एक्ट 1773 में बनाया गया, उसके बाद में 1784 में पिट इंडिया एक्ट लाया गया था,
फिर मतलब पिट इंडिया एक्ट को आप बीच में समझ लो, बाकी 20 साल का गैप कुछ इस तरीके से है ना। 20 ईयर्स के गैप के बाद में 1793 में अगला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, फिर अगले 20 साल में 1813 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, फिर 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, फिर 1853 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो ऐसे ये तो पिट इंडिया एक्ट था बीच में, ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 20-20 साल में जब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ला रहे थे तो ब्रिटिशर्स को इंडिया के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगा, है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट से ये भी समझ आने लगा कि कंपनी को रेगुलेट करने के साथ साथ में हम इंडिया में भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऑर्डर दे रहे हैं, इंडिया के लोग उन ऑर्डर्स को मान भी रहे हैं, है ना। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कंपनी रूल ही खत्म कर दिया जाए, है ना। तो कंपनी का रूल 1857 के रिवॉल्ट के बाद में खत्म कर दिया गया, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट हुआ इसके बाद में, और कंपनी रूल खत्म कर दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि अब इंडिया को रूल करने वाली जो प्रिंसेस होंगी या क्वीन होंगी वो इंग्लैंड में बैठी हैं, और अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब जो गवर्नेंस होगा वो गुड गवर्नेंस होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो गुड गवर्नेंस एक्ट भी इसको कहा जाता है। और इस तरीके से बात आगे बढ़ी और हम ये कहते गए और हम मानते गए, हाँ ठीक है, ओ मार रहे हो ठीक है, ओ ये काम करवा रहे हो ठीक है। तो मतलब पता नहीं क्यों हमने ही उनको अपना राजा मानना जो है वो शुरू कर दिया। उन्होंने तो हमारे ऊपर कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू किया ही। जैसे उन्होंने एक कंट्रोल लाने की कोशिश की तो हम कंट्रोल में आ गए, तो उनको लगा अरे वाह। फिर उन्होंने और प्रेस करने की कोशिश की तो हम और प्रेस हो गए, तो उनको लगा अरे वाह ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। मतलब किया ज़रूर हमने, लेकिन जिस स्ट्रेच पे करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया। हमने इनके साथ में कॉपरेट किया। और हमारे यहाँ पे शुरुआत से दिक्कत थी कि थोड़ा कुछ होता तो मतलब जैसे सामने वाला हमारे साथ में अगर कुछ कर रहा है ना, 5 लोगों का ग्रुप है और सामने वाला हमारे साथ में कुछ गलत कर रहा है, तो 4 लोग तो उससे लड़ेंगे, लेकिन वो एक है ना, वो उससे वापस मिल जाएगा, ठीक है। वो मिल जाएगा और उसको हमारी कमियां बताएगा और सोचेगा कि उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, पर फिर ऐसा होता नहीं था, है ना। तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पर इंडिया में शुरुआत से चली आ रही थी। तो इस तरीके से हुआ। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लाया गया था। आधा अधूरा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगी और इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप भूलो नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ 1773 बता देती तो फिर आप कंफ्यूजन में रह जाते, है ना। तो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। इंडिया में सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री, यानी कि हमारी फैक्ट्री नहीं थी, सेटअप तो वो इंडिया में की गई थी, लेकिन इट वाज देयर्स, है ना। मतलब वो उनके अंडर थी, ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो वो कहाँ पे सेटअप की गई थी? सूरत में सेटअप की गई थी। अब इस फैक्ट्री में क्या हुआ था, क्या बनता था, ये आपको बताना है ना। कॉटन मिल थी, जूट मिल थी, या किसी और सामान की मिल थी, ये आप कॉमेंट्स में मुझे बताओगे। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की किसने फाइंड की थी, यानी कि किसने बनाई थी? तो इट वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। कौन थे ये, या एशियाटिक सोसाइटी क्यों बनाई गई थी? सर विलियम जोन्स ने ऐसा बोला कि हमको रिसर्च वगैरह के लिए एक सोसाइटी बनानी है जिसके अंदर रिसर्च वगैरह का काम हो सके इंडिया के टर्म्स में। तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। द फाउंडर ऑफ ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध वॉज। अवध का ऑटोनॉमस किंगडम, मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि मुगल एम्पायर के बाद में हैदराबाद, है ना, अवध, ऐसे ऑटोनॉमस स्टेट्स बनना शुरू हो गए थे, मतलब जिनको इनके राजा ही चला रहे थे, है ना। मतलब वो इंडिया का पार्ट नहीं मानने लगे थे फिर खुद को, ऐसा मतलब अपने हिसाब से काम वहाँ पे चल रहा था। तीनों स्टेट्स की हमने बात की थी वीडियोस में, इमर्जेंस ऑफ न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम वाला कुछ वीडियो है, उसमें हमने बात की थी, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि अवध को किसने फाउंड किया था? सादत खान बुरहानुल मुल्क, ठीक है, सादत खान बुरहानुल मुल्क। और ऐसे आपको हैदराबाद का भी नाम बता दो कौन था वो, है ना। तो ऐसे 2-3 स्टेट्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 वेस्टेड द ओनरशिप ऑफ लैंड इन। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 में लैंड की ओनरशिप किसके हाथ में दे दी गई? तो इट वॉज गिवन टू द हैंड्स ऑफ जमींदार, ठीक है, कि जमींदार के हाथ में होगी। क्लियर। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री। इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री में एक ग्रेट डिवाइड वाला पीरियड कौन सा दिखा? मतलब ऐसा ईयर जिससे हमको अंतर दिखने लगा इंडिया में, तो वो ईयर था 1921 का। 1921 के पहले तक
जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो करीब 5.5%, 3%, 2% ऐसे करके साल भर में बढ़ती थी। लेकिन 1921 के बाद 11%, 13%, 15% से हर ईयर जो है वो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, है ना, और कंटिन्यूस इंक्रीज पे जाने लगी। ठीक है, तो ये वाले ईयर को हम ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताने की जरूरत है क्या? मिस इंदिरा गांधी जी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेनिन वॉज बोर्न इन द ईयर, कौन लेनिन? कौन लेनिन? तो लेनिन जो है वो यूएसएसआर के आप फाउंडर मान सकते हो, है ना, जिन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, रशिया यूएसएसआर बनाने की। ठीक है, तो ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1870। ठीक, माय लाई मैसेकर ऑकर्ड इन, माय लाई मैसेकर क्या है? माय लाई मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने जाए, है ना। तो वियतनाम है, मान लो ये वियतनाम है। ठीक है, अब वियतनाम का जो सदर्न हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, सदर्न हिस्से का जो नॉर्दर्न पार्ट है, समझ गए कि नहीं? वियतनाम का सदर्न हिस्सा मतलब इतना हिस्सा, और सदर्न हिस्से का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब सदर्न हिस्से का जो ऊपर वाला पार्ट है, वहां पर किसने इन्वेड किया? अमेरिकन्स ने। ठीक है, अमेरिकन्स ने इन्वेड किया। क्यों इन्वेड किया? कुछ उनको बोला गया था, एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया था कि आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर एक मिशन को फेल करके आना है। ठीक है, उसकी जानकारी लेनी है, मिशन की सर्च की और उसको फेल करके आना है। तो कुछ 500 लोगों को मारा गया था यहाँ पे आके, ठीक है, वियतनाम में। तो ये कब हुआ था? ये वाला जो हुआ था ये था 1968 में। ठीक है, माय लाई मैसेकर भी इसको कहा जाता है। माय लाई मैसेकर क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर छोटे छोटे विलेजेस को कलेक्टिवली माय लाई कहा जाता था। ठीक है, तो माय लाई मैसेकर उसको कहते हैं, मतलब एरिया के हिसाब से नाम रखा है। जैसे अपन जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं ना, जलियांवाला बाग में हुआ था, ऐसा। अब कुछ 3 असर्शन रीजन है आपके पास कंटिन्यूसली, इनको समझ लो। असर्शन दिया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिसेंट्रलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब एक जगह पे नहीं है, बहुत सारी जगह पर है, ऐसा। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड तो नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट। हाँ, ये जरूर है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। जैसा मार्केट वैसी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंडीशन जो है वो चलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ठीक है, हाँ, तो आंसर इज राइट, डी ऑप्शन। असर्शन दिया है इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। हाँ, इंडिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा रिच है। बहुत तरह तरह के हमको प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सब कुछ हमको मिलता है यहाँ पर। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी में रिच है। रीज़न हमको दिया है इट इज सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया है ना, ये हम पढ़ के आए हीट जोन वगैरह के हिसाब से, समझा है हमने। ट्रॉपिकल, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, है ना। तो ट्रॉपिकल एरिया में इंडिया, ऐसा ये कह रहे हैं कि रीज़न, इस असर्शन का रीजन ये दिया है इन्होंने कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में। तो बिल्कुल सही है, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, मतलब ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। और जो रीजन है वो असर्शन का रीजन है, मतलब आर जो है इज द रीजन फॉर ए, है ना, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में हम आते हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब तरीके के मौसम मिलते हैं, सब तरीके की चीज़ें मिलती है, वेराइटी ऑफ थिंग्स हमारे यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है उसमें अडॉप्ट करने वाले एनिमल्स, प्लांट्स भी हमको बहुत सारी वेराइटी में मिलेंगे। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर एक्सप्लेन्स ए, ये जो आर है रीजन जो है वो ए को भी एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर इज राइट। ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर मोस्टली अलोंग द सी कोस्ट। इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरीज है वो सी कोस्ट पे है। सी कोस्ट मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया है ना, उस मतलब वहीं पे अधिकतर हमको ऑयल रिफाइनरीज देखने को मिलती है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, हमारी ऑयल रिफाइनरीज जो है वो अधिकतर सी कोस्ट में, और बहुत क्योंकि समुद्र का जो बेड होता है ना, उसी को खोद के उसी में से बहुत ज़्यादा ऑयल, पेट्रोलियम और ये सब निकलता है ना। तो जब यहाँ से निकलेगा तो फिर यहीं पे अगर रिफाइनरीज बनाएंगे तो ठीक रहेगा, यहाँ पे बनाएंगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके कौन जाएगा,
है ना, लेके जाए भी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कहीं ढुल जाएगा, दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा यहीं कहीं निकालो और यहीं कहीं रिफाइनरी रखो, है ना, कोने पे ही। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। क्लाइमेट अलॉन्ग द सी कोस्ट इज वेरी कॉग्नियल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सी कोस्ट के यहाँ का क्लाइमेट एकदम प्लीजेंट होता है, अच्छा लगता है कि सी कोस्ट के यहाँ का क्लाइमेट। हाँ, आप बैठने के लिए जा रहे हो, ठीक है, वो सब समझ में आता है कि हाँ समुद्र के आसपास बैठ गए, लेकिन प्लीजेंट नहीं होता, बहुत चिपचिपा होता है, बहुत ह्यूमिड होता है ना। और क्लाइमेट ऐसा है कि कभी भी बारिश हो रही है, केरला चले जाओ कभी भी बारिश हो रही है वहाँ पे, तो बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट नहीं होता। तो हम ए को ट्रू तो कह सकते हैं, लेकिन बी जो है वो फॉल्स है ना। तो ए इज ट्रू, बी या फिर आर को मैं बी बोल रही हूँ बार बार, आर, है ना। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्लियर? तो ये 3 असर्शन हो गए। अब हमको बताना है टेक्सटाइल सेंटर्स को इनसे क्या करना है, रिलेट करना है ना। तो अच्छा, टेक्सटाइल सेंटर नहीं भी हो तो ये मैप पे हमको मार्क करना तो आता है ना, बहुत अच्छे से आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। ये वाला एरिया को हम हजारों बार मार्क कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही बार हम मार्क कर चुके हैं। क्या क्या दिया है हमको, चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर और मुंबई। तो 1 जो है वो चेन्नई होगा ना, चेन्नई क्या है, ए है, ठीक है, चेन्नई है ए। इधर की साइड अपना तमिलनाडु आता है, यहाँ चेन्नई। फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कोयम्बटूर है ना, है कि नहीं है, कोयम्बटूर ही है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपना, कोयम्बटूर। तो बी को आप क्या कह सकते हो, मतलब 2 पे आप क्या मार्क कर सकते हो, सी। फिर जो 3rd वाला हिस्सा है ये हमको क्या दिख रहा है इसमें से, ये वाला तो मुंबई है, 4th वाला इधर की साइड कोने पे, है ना। मुंबई किस पे, डी पे, किस पे है, डी पे, ठीक है। तो ए सी डी मार्क कर दिया। अब बच क्या रहा है, बी बच रहा है। तो अगर सोलापुर नहीं भी पता हो तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो 1A 2C, 1A 2C, इधर 1A क्या नहीं है, इधर 1A है, हाँ 1A है, 2C है बिल्कुल। फिर 3B 4D, हाँ 4D है और 3B है, हाँ तो यही लग रहा है। आंसर विल बी 2। लेट अस चेक, यस आंसर इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो सॉइल इज एक्सटेंसिवली फाउंड। कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है साउथ इंडिया में? तो साउथ इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल? इनमें से नॉन मेटेलिक मिनरल का एग्जाम्पल कौन सा है? नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब जो मिनरल तो है लेकिन उसमें मेटल की क्वालिटीज नहीं है ना। तो गोल्ड, बॉक्साइट और टिन तो मेटेलिक होते हैं, है ना। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकलता है, मेटेलिक होता है। गोल्ड भी मेटेलिक है, लस्टरस होता है, बजाते तो आवाज आती है ना, शाइनिंग होता है, ठीक है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो। टिन भी सेम, बर्तन वगैरह सब बनते हैं इनसे, है ना। बच क्या रहा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है पेंसिल की नोक पे होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या मेटेलिक होता है? नहीं ना, वो तो नॉन मेटेलिक होता है। तो बस नॉन मेटेलिक मिनरल क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेफाइट। विच केमिकल इज अफेक्टिंग फर्टिलिटी इन फ्रॉग कम्युनिटी? इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो फ्रॉग की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है? तो एक पेस्टिसाइड आता है जिसको कहते हैं एट्राजीन। ये क्या करता है, अगर फ्रॉग इसको कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि आपने आपके खेत में एट्राजीन डाला ताकि आप पेस्ट वगैरह को मार दो। अब वो पानी के साथ में बह के नदी में या लेक में चले गया। अब लेक में कौन है, फ्रॉग। अब फ्रॉग अगर इसको कंज्यूम कर लेता है तो ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर 10 फ्रॉग ने इसको कंज्यूम किया है तो उसमें से करीब 1 मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल जैसी हरकतें करने लगता है। मतलब अगर फर्टिलिटी फिर उसकी बदल गई ना, मतलब वो मेल था और फीमेल बन गया, है ना। ऐसा बन नहीं जाता कि बाल वाल उग जाते हैं, मतलब जो मेल जो होता है फ्रॉग वो फीमेल जैसे बिहेव करने लगता है इस फर्टिलाइजर, इस पेस्टिसाइड को खा के या कंज्यूम करके, है ना। तो ये वाला एक ऐसा केमिकल है जो कि मेल या फिर फ्रॉग के अंदर फर्टिलिटी को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एट्राजीन विल बी द राइट आंसर। विच इज द फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया? इंडिया में सबसे पहला एक्सप्रेस वे इनमें से कौन सा है? तो मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस वे है वो इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है। इंडिया में जो सबसे पहला एक्सप्रेस वे बना था वो मुंबई से पुणे तक का बना था। Question number 25. Over exploitation of underground water has led to increase in concentration of fluoride in which state?
इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर अंडर वाटर को एक्सप्लॉइट कर करके वहां पर ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट बढ़ गया है। अच्छा, फ्लोराइड का कंटेंट बढ़ने से क्या होता है, लेड होता है ना, लेड आपने सुना है, लेड का कंटेंट अगर वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वाटर कंटैमिनेट होता है, मतलब खराब होने लगता है। अब लेड का कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो वाटर खराब होने लगता है, मतलब फ्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि जो फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी होती है वो लेड से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा पॉइंट ऊपर होती है, मतलब जितना लेड टॉक्सिक होता है उससे थोड़ा सा फ्लोराइड और ज़्यादा टॉक्सिक होता है ना। तो बिहार में ऐसा देखा गया है कि वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर करके वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर में फ्लोराइड कंटेंट बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से वाटर खराब होते जा रहा है। तो आंसर विल बी बिहार। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप का कैपिटल कौन सा है, तो कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, फर्स्ट ए आंसर इज द राइट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ वीट इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, पंजाब, अस्सी तुसी। ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में ज्यादा बढ़ गया है ना। विच माइन इज फाउंड इन खेतरी, अच्छा खेतरी माइंस में, मतलब जो खेतरी वाला एरिया है उसमें कौन सी सबसे ज्यादा माइंस पाई जाती है, तो कॉपर की जो माइंस है ना वो खेतरी माइंस में काफी ज्यादा पाई जाती है। मतलब खेतरी वाला जो इलाका है जहाँ पर माइंस है वहां पर कॉपर की माइंस, कॉपर की खदानें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का देखो एक्सटेंट कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स भी होते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब कि कौन से हमको पता करना है, अगर जैसे कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है अर्थ के, है ना। अब जैसे हम ग्राफ में, है ना, या फिर कहीं पर भी ऐसे बताते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इतना एक्स एक्सिस इतना वाई एक्सिस, तो हमको समझ में आ जाता है कि इसके बीच में फिगर बनना है ना। तो अगर इंडिया हमको मार्क करना है कि इंडिया कहाँ पे आएगा तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्री बतानी पड़ेगी, है ना, कि इतने से इतने लैटिट्यूड के बीच में और इतने से इतने लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो हमको समझ में आ जाएगा ना कि इंडिया इतने से इतने के बीच में पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये अभी लैटिट्यूड नहीं पूछ रहे आपसे, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछ रहे हैं कि कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में, कौन से ऐसे दो लॉन्गिट्यूड है जिनके बीच में इंडिया पाया जाता है, मतलब हमको इंडिया की ब्रेड्थ बतानी है ना। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 97 डिग्री 25 ईस्ट से 68 डिग्री 07 ईस्ट तक का लॉन्गिट्यूड है। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है, कौन से लैटिट्यूड है, कैसे मेजर होता है, कैसे रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है, सारा कुछ हमने जो ज्योग्राफी के वीडियोस कवर करे एनटीएससी में उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगा, मोशन ऑफ अर्थ में आपको मिल जाएगा, है ना। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले जो है हमारे वीडियोस उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैप एंड ग्लोब हमने कवर किया अलग अलग, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, है ना। तो आंसर विल बी डी। क्लियर। Which of the following is the youngest structure of India? इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्ट्रक्चर किसको माना जाता है, तो हिमालयाज में आपको ग्रेटर हिमालयाज दिखेंगे, मिडल हिमालयाज दिखेंगे, शिवालिक्स दिखेंगे, है ना। तो जो यंगेस्ट है उनको ग्रेटर हिमालयाज को जो है वो यंगेस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, है ना। तो ग्रेटर हिमालयाज विल बी द राइट आंसर। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन, पंचायती राज सिस्टम किस पे बेस्ड है, तो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, हमने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे पास में थी, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे पास में थी, लेकिन हमको ये समझ आया कि जितने बड़े बड़े हमारे स्टेट है ना, इतनी बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज ही हैं, है ना। जैसे कि अपना हरियाणा से कुछ थोड़ा छोटा ही दूसरा स्टेट है, हरियाणा बराबर ही एक स्टेट है, मतलब एक दूसरी कंट्री जर्मनी, है ना, मतलब उतने एरिया की हैं, है ना। तो जो कंट्रीज हैं उसके बराबर के तो हमारे स्टेट ही हैं। तो अब उन कंट्रीज ने डिसेंट्रलाइज किया है तो उनका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम चल जाता है, लेकिन हमारे तो स्टेट ही इतने बड़े बड़े हैं, तो हमको ओवरऑल इंडिया पे अगर काम करना है तो हमको एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या बोला कि लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाओ,
है ना, तो हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज बनाना शुरू किया, यानी कि जो रूरल गवर्नमेंट है उसको भी बनाने की शुरुआत हमने की। तो हमने क्या किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया, मतलब पहले पावर सिर्फ सेंटर के पास में थी, उसको स्टेट को दी, फिर स्टेट की पावर को बोला कि आप भी अपनी पावर शेयर करो, चलो कम ऑन फटाफट, अच्छे बच्चे हो, ऐसा। तो ये क्या बताता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बताता है। ये हमने किसमें पढ़ा, पावर शेयरिंग, 10th क्लास में पावर शेयरिंग सिविक्स का चैप्टर है, उसमें हमने इसको पढ़ा हुआ है। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर, कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, तो इट इज इलेक्टेड फॉर 6 years, और लोकसभा 5 years। Who appoints the चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड होते हैं, चीफ होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक। इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स में बी, है ना, कितने होते हैं, में भी इसलिए लिखा है क्योंकि इससे कम भी होते हैं, कई बार ऐसे देखे जाते हैं। अब अच्छा, ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि लोकसभा के लिए 552 होते हैं और राज्यसभा के लिए 250 होते हैं, है ना। अब ये 552 और 250 भी डिवाइडेड है, कैसे, 552 कुछ मेंबर्स इस तरीके से निकले हैं कि 530 मेंबर्स तो स्टेट में से आने चाहिए, ठीक है, 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी में से आने चाहिए, और बचे हुए 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए, ठीक। तो ये ऐसे करके 552 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उसके हिसाब से 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब आप अपॉइंटेड कह सकते हो, ठीक है, अपॉइंटेड होते हैं। ये कितने होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो इलेक्ट करके कि हाँ भैया ये मेंबर्स होने चाहिए, वोटिंग के आधार पे आते हैं, और उसमें से जो 12 है उनको तो डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है कि हाँ ये मेंबर्स तो राज्यसभा के रहेंगे ही रहेंगे, ठीक। समझ में आई बात, तो ऐसा डिवीजन भी आपको इसका याद रखना है, क्लियर। तो आंसर विल बी डी। The time period of APJ अब्दुल कलाम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, या वॉज कह सकते हैं हम, तो आप इसके अंदर उनका जो टाइम पीरियड है, मतलब जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, है ना, तो वो आप बता सकते हो 25 जुलाई 2001 से 25 जुलाई 2006 तक, 5 साल का टर्म होता है ना प्रेसिडेंट का, तो इस समय पे वो प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, इंडिया, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ, यानी कि पैसे वाली ग्रोथ को अगर मेजर करना है, तो वो आप किससे कर सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कर सकते हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैल्यू, नहीं आप कह सकते हो प्रोडक्शन फ्रॉम ईच सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो कौन कौन से सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन, टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन को ऐड करते हैं जब हम, तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का भी प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी कितनी कीमत है, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी कितनी कीमत है, और टर्शरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी कितनी कीमत है, इनको क्या कहा जाता है, इनका पर्टिकुलर प्रोडक्शन कहा जाता है। इनको ऐड करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। समझ में आया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमको आसानी से पता चल जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, हमने पढ़ा है इसको, है ना, पढ़ा है, अभी 10th क्लास में ही पढ़ा है। फाइनेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फाइनेंस को स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि स्टेट का फाइनेंस अलग और सेंटर का फाइनेंस अलग। तो इसको किसके रिकमेंडेशन है, किसने ऐसा बोला था, तो फिर ये चीज़ की कि स्टेट का फाइनेंस अलग कर दो, सेंटर का फाइनेंस अलग कर दो। तो ये जो है ये किसने कहा था, प्लानिंग कमीशन ने कहा था। हमारी जो प्लानिंग कमीशन होती है जो हर 5 ईयर प्लान के ऊपर काम करती है, उन्होंने ऐसा एडवाइस दिया, ऐसा रिकमेंड किया कि स्टेट का फाइनेंस अलग कर दो, सेंटर का फाइनेंस अलग कर दो। तो अगर अलग कर देंगे तभी स्टेट अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं तो स्टेट हमेशा मांगते रहेंगे सेंटर से, सेंटर वाले देंगे नहीं पैसा, तो फिर स्टेट में काम होगा नहीं। फिर अगर स्टेट के पास में पैसा नहीं आएगा तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट को कैसे पैसा देगी, ऐसे सब दिक्कत रहेगी। इससे अच्छा इनके जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं इनको बांट दो, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने ऐसा कहा था। पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री की किसको कहा जाता है, तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी को पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, है ना, जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, पंतनगर में है। वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो 2015-16 के अनुसार अगर क्वेश्चन आता तो इनको टिक करते, लेकिन अभी फिलहाल हमको रीसेंट के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर रीसेंट में आ गया तो आप जिम योंग किम टिक करके आ जाओगे। तो 2015-16 के हिसाब से तो हो गए, लेकिन अभी 2019 में डेविड मालपास को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है। When was the National Development Council formed? National Development Council कब बनी थी? तो it was formed on 6 अगस्त 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद ही। ऐसा बोला गया था कि फर्स्ट 5 ईयर के प्लान के साथ में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना देनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को इक्वली फेवर मिले या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिले अपॉर्चुनिटीज का, सारे के सारे लोग एक साथ में डेवलप हो पाए, इसलिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 6 अगस्त 1952। 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अच्छे से आए हो, आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको एकदम आंसर क्लिक नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बढ़िया से बताई है, तो आपको अब याद रह जाएंगे, है ना। अब फिर से बोल रही हूँ, वीडियोस मिस मत करना। अगर किसी ने नहीं देखे हैं और एनटीएससी एग्जाम दिल से देना चाहते हैं तो ज़रूर से पक्के से उन वीडियोज़ को एक्सेस करना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो एनटीएससी मैट सैट दोनों का कॉलम बना हुआ है, उसमें शो मोर करोगे तो ऑरेंज कलर के थंबनेल में आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर से देखना। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने बनाए तो देख लो, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब देखा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चंस उन वीडियोस में हमने कवर किए हैं, है ना, टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो अगर उतना पढ़ लोगे तो ये आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सब्जेक्ट पे हैंड्स ऑन कर लिया ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट से कवर हो जाते हैं। फिर अगर दूसरे सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े भी आ रहे हैं तो करके कलेक्टिवली मार्क्स का आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो जाता है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, चीज़ों को सॉल्व करो और अच्छे से दिमाग में रखो एमसीक्यूज, बढ़िया से बन जाएंगे। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि कैसे उनके आगे पीछे की कहानियां हैं उनको दिमाग में रखना, तो फिर ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।